गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मुरली मीणा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यूनिक एस्पिरेंट्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। राजस्थान में आयोजित होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हम करंट अफेयर्स की क्लासेस शुरू कर रहे हैं, जिसमें आज हम आपको कुछ नवीन फैक्ट्स के बारे में बताएंगे और नई नई जो चीज़ें हैं उनके बारे में जानकारी देंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बिना कोई देरी किए अब कक्षा की शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम टॉपिक जो है वो विधानसभा की समितियां हैं। तो इस साल बनाई गई है 2023-24 में, उनके बारे में अपन जानकारी करते हैं। तो विधानसभा समितियों का संदर्भ जो है उसके बारे में देखते हैं। राजस्थान विधानसभा में कार्य संचालन नियम के तहत समितियों का गठन किस नियम के तहत किया जाता है? कार्य संचालन नियम के तहत विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने 2023-24 के लिए 19 नई विधानसभा समितियों का गठन किया है। ये हर साल 19 का किया जाता है, तो ये ध्यान रखें, 19 नई विधानसभा समितियों का गठन किया गया है। इन समस्त समितियों का कार्यकाल 31 मार्च 2024 या वर्तमान विधानसभा की कार्यकाल समाप्ति तक रह सकता है। ये अपन को ध्यान रखना है। तो विधानसभा समितियों के बारे में देखना है। विधानसभा में कुल 22 समितियां होती हैं, जिनमें स्थायी और तदर्थ समितियां होती है। स्थायी यानी कि परमानेंट होती है, और तदर्थ मतलब किसी कार्य विशेष के लिए आवश्यक समिति होती है, जो जैसे ही वो कार्य समाप्त होता है उसके बाद में वो समाप्त हो जाती है। 22 समितियां होती हैं, ये अपन को ध्यान रखना है। 19 समितियों का गठन किया गया है, ये हर साल किया जाता है 19 का लगभग। अब इसकी जो प्रक्रिया होती है वो अध्याय 25 के अंदर दी गई है, और अनुसूची 5 के अंदर अपन को देख सकते हैं। और समितियां जो है वो अध्याय 24 के अंतर्गत अपन को मिलती है। अब समितियों के अंदर देखते हैं अपन वित्तीय समिति। मुख्य रूप से 4 वित्तीय समितियां हैं, उनके बारे में देखते हैं अपन पहले। तो इनके जो अध्यक्ष हैं उनके बारे में देखते हैं। तो वित्तीय समिति जो होती है उसमें अधिकतम 15 सदस्य हो सकते हैं, ये अपन को ध्यान रखना है। इसका अध्यक्ष जो है उसका चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति के तहत किया जाता है। तो नंबर 1 वित्तीय समिति मानी जाती है लोक लेखा समिति, और इसके अध्यक्ष है राजेंद्र राठौड़। क्योंकि लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष बनाया जाता है वो नेता प्रतिपक्ष को बनाया जाता है, ये अपन को ध्यान रखना है। तो वर्तमान नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ है। दूसरी वित्तीय समिति है प्राकलन समिति क, इसके अध्यक्ष है राजेंद्र पारिक। तीसरी समिति है प्राकलन समिति ख, इसके अध्यक्ष है दयाराम परमार। और चौथी समिति है सार्वजनिक उपक्रम समिति, इसके अध्यक्ष है गोविंद सिंह डोटासरा। तो अपन को इन चारों के अध्यक्षों के नाम ध्यान रखने हैं, क्योंकि सुमेलित करने के तौर पर इन्हीं समितियों के नाम अपन ज्यादातर एग्जाम में देखते हैं। लोक लेखा समिति राजेंद्र राठौर, प्रतिपक्ष नेता होने के कारण। प्राकलन समिति क राजेंद्र पारिक, प्राकलन समिति ख दयाराम परमार, सार्वजनिक उपक्रम समिति गोविंद सिंह डोटासरा। तो इन चारों के नाम अपन को ध्यान रखना है। अब अन्य जो समिति है उनके बारे में अपन देखते हैं। नियम समिति जो है उसके अध्यक्ष है स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी, पदेन अध्यक्ष होते हैं इसके। सदाचार समिति के अध्यक्ष है दीपेंद्र सिंह। विशेष अधिकार समिति के अध्यक्ष है जेपी चंदेलिया। याचिका समिति के अध्यक्ष है अर्जुन लाल जिनगर। पर्यावरण संबंधी समिति के अध्यक्ष है मंजू देवी। पुस्तकालय समिति के अध्यक्ष है रामनारायण मीना। अनुसूचित जाति कल्याण समिति के अध्यक्ष है अशोक। अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति के अध्यक्ष है नगराज। इनके अलावा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी जो समिति है उसके अध्यक्ष है जितेंद्र सिंह, और अल्पसंख्यक कल्याण समिति के अध्यक्ष है अमीन खां। महिला और बच्चों से संबंधित जो समिति उसके अध्यक्ष है अनिता बदेल। प्रश्न और संदर्भ समिति के अध्यक्ष है विनोद कुमार। अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के अध्यक्ष है नरेंद्र बुडानिया। सरकारी आश्वासन संबंधी समिति के अध्यक्ष है गुरमीत सिंह कुनकर। और निकाय पंचायती राज संबंधी समिति के अध्यक्ष है डॉक्टर राजकुमार शर्मा। तो इनमें स्पेशली ध्यान रखनी है पढ़ को। तो महिला और बच्चों से संबंधित के अध्यक्ष अनिता बदेल। प्रश्न और तदर्थ समिति विनोद कुमार। निकाय और पंचायत राज संबंधी राजकुमार शर्मा। ये स्पेशल ध्यान रखने योग्य समितियां, इनमें से पूछे जाते हैं कभी कभी। एक याचिका समिति और अर्जुन लाल जिनगर, ये अपन को ध्यान रखना। नियम समिति का स्पीकर रहता है एसपी जोशी। अब देखते हैं विधानसभा अध्यक्ष। ये सभी संसदीय समितियों के अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ये अपन को ध्यान रखना है। और
पदाध्यक्ष जो है कार्य सलाहकार समिति, सामान्य प्रयोजन समिति एवं नियम समिति, इनके पदाध्यक्ष का कार्य करता है विधानसभा अध्यक्ष। ये अपन को ध्यान रखना है। कार्य सलाहकार समिति, सामान्य प्रयोजन समिति और नियम समिति, इन तीनों के जो पदाध्यक्ष हैं उसका कार्य भी कौन देखता है? विधानसभा अध्यक्ष, और वर्तमान में सीपी जोशी इनके अध्यक्ष हैं। अब आगे चलते हैं। विश्व विरासत संरक्षण दिवस, ये स्पेशल अपन को ध्यान रखना है। हाल ही में 18 अप्रैल को संपूर्ण विश्व में विश्व धरोहर दिवस या विश्व विरासत दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया गया। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है, ये अपन को ध्यान रखना है। विश्व इसका सुझाव है इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट एंड साइट्स, 1983 यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है, उसने दिया था। और 2023 की जो थीम है वो ध्यान रखने, विरासत परिवर्तन है, हेरिटेज चेंजेस। ये थीम जरूर आती है, पूछी जाती है एग्जाम्स में, तो ये ध्यान रखना, हेरिटेज चेंजेस या विरासत परिवर्तन। यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थलों के रूप में नामित विश्व के 1157 स्मारकों में से भारत में 40 स्थल है, जिनमें से 32 स्थल तो सांस्कृतिक धरोहर की श्रेणी में आते हैं, 7 प्राकृतिक में आते हैं और 1 मिश्र श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो भारत के अंदर टोटल कितने विश्व विरासत स्थल है? 40, जिनमें 32 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्र श्रेणी में आता है। यूनेस्को द्वारा तेलंगाना के रामप्पा मंदिर को 39वां और गुजरात के धोलावीरा को भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया था। तो ये दोनों ध्यान रखना है। रामप्पा मंदिर को तो 39वें नंबर पर रखा गया है और धोलावीरा को 40वें नंबर पर रखा गया है। अब राजस्थान में विश्व विरासत स्थल कौन कौन से हैं, इनके बारे में देखना जरूरी है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 1985 भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, राजस्थान की प्रथम रामसर साइट है और अन्य नाम इसका पक्षियों का स्वर्ग भी मिलता है। तो अपन को ध्यान रखना है कि राजस्थान में विश्व विरासत स्थल कौन कौन से आते हैं। तो नंबर 1 पर तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 1985, क्योंकि सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है और प्रथम रामसर साइट भी इसको माना जाता है। इसके अलावा 6 पर्वतीय किले जो 2013 के अंदर घोषित किए गए थे विश्व विरासत स्थल के अंदर, उनमें चित्तौड़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, आमेर दुर्ग और गागरोन दुर्ग, ये 6 दुर्ग मुख्य रूप से माने गए थे। तो अपन को 6 दुर्गों के नाम बिल्कुल ध्यान रखने। नंबर 1 पर लेते हैं अपन चित्तौड़ दुर्ग। ये मेसा के पठार पर स्थित है, गिरी दुर्ग है, गंभीरी और बैडस नदियों के संगम पर स्थित है। दोनों नदियों का नाम ध्यान रखना है। ये राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला यानी कि लिविंग फोर्ट भी है, ये भी अपन को ध्यान रखना है। गिरी दुर्ग है, मैसा के पठार पर है, गंभीरी और बेडस नदी के किनारे पर स्थित है, सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, ये भी ध्यान रखना है। प्रथम शाखा जो है इस पर 1303 में हुआ था, राणा रतन सिंह और अलाउद्दीन के मध्य युद्ध हुआ था, इसमें रानी पद्मिनी ने जोहर किया था, तो ये प्रथम शाखा था। द्वितीय शाखा जो है 1534 में हुआ था, विक्रमादित्य और बहादुर शाह के मध्य युद्ध हुआ था और रानी कर्णावती ने जोहर किया था। विक्रमादित्य और बहादुर शाह 1534। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में अपन देख रहे हैं अभी, विश्व विरासत स्थल माना जाता है इसको। और तृतीय शाखा जो है वो 1567 में उदय सिंह और अकबर के मध्य युद्ध हुआ था, इस समय हुआ था, स्त्रियों ने जोर किया था और जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया की मृत्यु इसके अंदर हो गई थी। तो ये तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में ध्यान रखने योग्य फैक्ट है। दूसरे नंबर का विश्व विरासत दुर्ग है कुंभलगढ़ दुर्ग। ये जरगा पहाड़ी पर स्थित है, महाराणा कुंभा ने राजसमंद के सादड़ी गांव में निर्माण करवाया था, ये अपन को ध्यान रखना है। इसके वास्तुकार जो है वो शिल्पी मंडन को माना गया है। इस दुर्ग के अन्य नामों की बात करें तो कुंभल मेरू, कुंभपुर, कमलमीर, मच्छेंद्र, ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, एस्ट्रोकन, ये कर्नल टोड ने एस्ट्रोकन कहा था इसको। दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर है, इसमें 12 खंभों की एक छतरी है। कटारगढ़ दुर्ग भी इसके अंतर्गत स्थित है। ये कटारगढ़ दुर्ग को इस दुर्ग की आंख भी कहा जाता है, कुंभलगढ़ दुर्ग की आंख। तो ये अपन को कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में ध्यान रखना है। ज्यादातर पूछा जाता है ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के नाम से कौन सी दीवार या किस दुर्ग की दीवार फेमस है, तो ये अपन इसको ध्यान रखेंगे। शिल्पी मंडन है, ये ध्यान रखना है, कुंभा के द्वारा बनाया गया था। तीसरा दुर्ग था जैसलमेर दुर्ग। 1155 ईस्वी में जैसल सिंह भाटी ने त्रिकुट पहाड़ी पर इसका निर्माण करवाया था। इसका अन्य नाम जो है स्वर्णगिरी, द गोल्डन फोर्ट, रेगिस्तान का गुलाब और राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट मिलता है। ये 2.5 शाखाओं के लिए प्रसिद्ध है। 2 शाखे कंप्लीट हुए थे, तीसरा शाखा पुरानी हुआ था, इसलिए इसको 2.5 शाखाओं के नाम से जाना जाता है। तो जैसलमेर फोर्ट हो गया, तो 3 हो गए, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और जैसलमेर। अब चौथे नंबर पर चलते हैं, ये रणथंभौर दुर्ग। अन्य नाम दुर्गाधिराज या हम्मीर की आन, चित्तौड़ का छोटा भाई, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का छोटा भाई,
इसका आकार जो है अंडाकार है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसमें मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर तीनों स्थित है। इसके लिए फेमस है रणथंभौर का दुर्ग, ये अपन को ध्यान रखना है। चौथे नंबर का दुर्ग है वो आमेर दुर्ग। इसका निर्माण 1150 में दुलराय ने करवाया था। पुनर्निर्माण प्रथम मानसिंह प्रथम ने करवाया था। इसके अन्य नामों की बात करें तो अंबावती नगरी, अम्बरीशपुर, अंबर दुर्ग, जिनमें शीश महल, शिला देवी माता का मंदिर, भूल भुलैया, केसर क्यारी, माउंटा झील आदि फेमस है। ये अपन को ध्यान रखना है। तो आमेर दुर्ग के बारे में ध्यान रखने योग्य चीजें। और अंतिम दुर्ग जो था वो था गागरोन दुर्ग। ये 2013 के जो 6 दुर्ग थे इनके नाम अपन को ध्यान रखने हैं। गागरोन दुर्ग जो है काली सिंध और आहू नदी के संगम पर स्थित है। मुकुंदरा पहाड़ी पर स्थित है और ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो बिना नींव के एक चट्टान पर सीधा खड़ा दुर्ग है। इसके अन्य नामों की बात करें तो डोडगढ़, धुलरगढ़, बोधक दुर्ग है। यहाँ सूफी संत हमीदुद्दीन चिश्ती, जिसको मिटे शाह कहा जाता है, उनकी दरगाह स्थित है और संत पीपा की छतरी भी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये घाघरा दुर्ग के बारे में अपन को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आओ और काली सिंध के संगम पर स्थित बिना नींव के एक चट्टान पर खड़ा है। तो संत हमीदुद्दीन चिश्ती की दरगाह है और संत पीपा की छतरी है। ये अपन को ध्यान रखनी है। उसके बाद में अगला विश्व विरासत स्थल जो है वो जंतर मंतर को माना जाता है। जंतर मंतर जयपुर के अंदर स्थित है और इस स्थल को 2010 में इस श्रेणी में रखा गया था। इसका निर्माण जो है जंतर मंतर का सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया था 1728 के अंदर। इसके जो प्रमुख यंत्र है उनमें सम्राट यंत्र जो है वो माना गया है, जो एक विशाल सूर्य घड़ी है, एक जयप्रकाश यंत्र है और एक राम यंत्र है। ये भी अपन को ध्यान रखना है। तो सम्राट यंत्र को तो सब जानते हैं। जयप्रकाश यंत्र और राम यंत्र का संबंध में प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनका संबंध किस विरासत स्थल से माना जाता है। तो जंतर मंतर अपन को ध्यान रखना है। ये 2010 के अंदर घोषित किया गया था। 2019 के अंदर जो है जयपुर परकोटे को घोषित किया गया था। यहाँ पर सूर्य के 7 घोड़ों के परिचायक, 7 दरवाजे या 7 पोल से सुरक्षित परकोटा बनाया गया है। ये अपन को ध्यान रखना है। 9 चौकड़ी में बसाया गया है इसको, ये भी अपन को ध्यान रखना है। 3 चौपड़ कौन कौन सी है? छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़ और रामगंज चौपड़, यहाँ जयपुर के अंदर इस शहर की परकोटे के अंदर स्थित है। आप देखते हैं कि 18 नवंबर 1727 को इस शहर की नींव आमेर के कछुआ शासक सवाई जयसिंह द्वितीय ने रखी थी। ये अपन को ध्यान रखना है। जयपुर शहर की नींव सवाई जयसिंह द्वितीय ने रखी थी। ये जो परकोटा है ये जयपुर के चारों तरफ 6 मीटर ऊंची और 3 मीटर चौड़ी दीवार के द्वारा बना हुआ है। इसके 7 द्वार जो है वो कौन से सूरज पोल, चांद पोल, ध्रुव पोल, जिसको जोरावर सिंह गेट भी कहा जाता है, अजमेरी गेट, नया पोल या न्यू गेट, सांगानेरी गेट, घाट गेट या राम पोल, इन 7 दरवाजों के नाम अपन को ध्यान रखना है। यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क, इसमें विश्व के 46 देशों के 177 पार्क स्थित है। चीन के 41 हैं, भारत में एक भी नहीं माना जाता है। विश्व ग्लोबल जियो पार्क की श्रेणी में भारत में एक भी स्थल नहीं है। तो ये थे प्रमुख रूप से जो विश्व विरासत स्थलों के रूप में राजस्थान के अंदर मिलते हैं। जल विरासत स्थलों पर देखते हैं अपन। राजस्थान की जल विरासत के बारे में देखते हैं। 75 जल विरासत संरचनाओं की पहचान हेतु गठित समिति ने 75 जल विरासत संरचनाओं की सिफारिश की, जिनमें सर्वाधिक राजस्थान और तमिलनाडु में 7-7 है और मध्य प्रदेश में 6 जल विरासत स्थल है। हालांकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई के तहत एक साइट को जल विरासत स्थल के रूप में घोषित करने के लिए प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के तहत कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इस समिति का जो गठन है वो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किया गया। जल विरासत स्थलों के लिए, जल विरासत स्थल के लिए किन किन की सिफारिश की गई है वो अपन देखते हैं। आमेर झील, जिसको अनासागर झील भी कहा जाता है, अजमेर झील जिसको अनासागर झील भी कहा जाता है और ये अजमेर के अंदर स्थित है। इसका निर्माण जो है अरुणराज द्वारा 1137 ईस्वी में करवाया गया था। दूसरा स्थल जो है राजसमंद झील और बांध, ये राजसमंद के अंदर स्थित है और महाराणा राज सिंह द्वारा 1662 में इसका निर्माण करवाया गया। आना सागर का 1137 में करवाया गया। उदयपुर झील प्रणाली, ये उदयपुर के अंदर स्थित है। तोरजी की बावड़िया, तुरजी की झालरा, तोरजी की बावड़िया, तुरजी का झालरा, ये जोधपुर के अंदर स्थित है। जोधपुर के महाराजा अभय सिंह की महारानी तंवर, जिसको तूरी रानी के नाम से जाना जाता है, उसने 1740 में झालरा बनवाया था। तो तोरजी की बावड़िया, तुरजी का झालरा कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में है। ये अपन को ध्यान रखना। अगला स्थल है चांद बावड़ी, ये दौसा के अंदर स्थित है। इसका निर्माण राजा चांदा ने 9वीं शताब्दी ईस्वी में करवाया था। ये अपन को ध्यान रखना है। अगला स्थल है गढ़सीसर,
या गडीसर झील प्रणाली जैसलमेर के अंदर स्थित गढ़सिंह या गढ़सी द्वारा 1367 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था। अगला स्थल है कायलाना झील व तख्त सागर, ये जोधपुर के अंदर स्थित है। शुरू में प्राकृतिक झील मानी जाती थी, इसको वर्तमान स्वरूप है जो प्रताप सिंह द्वारा 1872 के अंतर्गत दिया गया था। तो ये जल विरासत स्थल है जिनकी सिफारिश समिति के द्वारा की गई है। उदयपुर झील प्रणाली, अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी झीलें आती है अपन को इनका ध्यान रखना जरूरी है। इसमें पिछोला झील, मदार झील, धेबर झील, स्वरूप सागर, उदयपुर फतेह सागर, जयसमंद झील, उदय सागर और बड़ी झील आदि शामिल मानी गई है। तो इन उदयपुर की जो झील प्रणाली है उसके अंतर्गत इन झीलों का स्वरूप नाम अपन को ध्यान रखना है। अगली गड़ीसर झील प्रणाली जैसलमेर के अंदर स्थित है। नौ आपस में 9 जुड़ी हुई झीलों की एक प्रणाली है। प्रणाली ने सुनिश्चित किया है कि जब गड़ीसर झील बारिश के पानी से बढ़ जाती है तो अतिरिक्त पानी निचले स्तर पर बनी झील में बह जाता है, और जब वो झील बढ़ जाती है तो अगली झील वगैरह में ये बह जाता है। तो इस प्रकार से 9 झीलों को कनेक्ट इसके अंतर्गत किया गया है। वास्तव में जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन की एक सरल प्रणाली इसको माना गया है, गड़ीसर झील प्रणाली को। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर, राजस्थान मॉडल ऑफ पब्लिक हेल्थ। ये काफी चर्चा में रहा था, काफी विवादित भी रहा था। इसके बारे में भी अपन थोड़ी जानकारी करेंगे। जो स्वास्थ्य से संबंधित नियम लाए गए थे उसके तहत इसको हॉस्पिटल को जब घोषित किया गया था तो लोगों ने काफी विरोध किया था, रेजिडेंट्स हड़ताल पर चले गए थे। इसके बारे में जानकारी जरूरी है। हाल ही में राजस्थान सरकार और चिकित्सकों के मध्य स्वास्थ्य का अधिकार, राइट टू हेल्थ जो था, उस बिल को लेकर सहमति अब जाकर बनी है, क्योंकि पहले इस पर काफी विवाद हो रहा था। अब इस समझौते के तहत क्या नियम और शर्तें लागू की गई है वो इसको ध्यान में रखते हैं। प्रथम चरण में 50 बेड से कम ये जो निजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है उनको इस कानून के दायरे से बाहर कर दिया गया है, राइट टू हेल्थ से। जबकि ये प्रत्येक मनुष्य का जन्मजात अधिकार है और डॉक्टरों का स्वभाव होता है सिर्फ पैसे कमाना। वो मानव सेवा के लिए नहीं जीते, सिर्फ वो पैसों के लिए जीते, इसीलिए उन लोगों ने इसका विरोध किया था। नहीं तो इतने बढ़िया और शानदार कानून के लिए तो स्वागत करना चाहिए था। जैसे राजस्थान में शिक्षा है, हमारे डिपार्टमेंट का है, जब हमारे डिपार्टमेंट के लिए राइट टू एजुकेशन लागू किया गया था तो सभी लोगों ने इसका गवर्नमेंट को धन्यवाद दिया था। और पब्लिक जो नौकरी करने वाले लोग थे, शिक्षक वर्ग के, वो काफी खुश थे। चलो कम से कम गवर्नमेंट अपने अपने बच्चों के बारे में, भविष्य के बारे में तो सोचती है। और जब इसको लागू किया गया राइट टू हेल्थ को, तो लोग, मेडिकल डिपार्टमेंट के लोग सड़कों पर उतर आए और इस तरीके का प्रोटेस्ट करने लगे जैसे कि कोई तानाशाही ऑर्डर जारी कर दिया हो। जबकि इनको समझना चाहिए था कि पब्लिक के लिए है, पब्लिक को जितना फायदा मिले उतना ही बढ़िया है। अगर अपन मानवता के लिए, इंसानियत के लिए नहीं जिएंगे तो उसका क्या मतलब आ रहा है। हमारे बूंदी के कलेक्टर साहब जो थे, उन्होंने उनका पैर फ्रैक्चर होने के बावजूद भी जब रेजिडेंट्स हड़ताल पर थे तब इस आंदोलन के अंतर्गत गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बैठकर, क्योंकि वो पहले डॉक्टर हुआ करते थे, उन्होंने मरीजों को देखा था। तो पूरे राजस्थान में चर्चा का विषय बन गया था कि एक सिविल सर्वेंट जो है वो कितना पब्लिक सर्वेंट माना गया है और ये किस तरीके से सेवा कर रहा है। इन चीज़ों को लेकर उनको काफ़ी सराहा गया था। सीएम साहब के द्वारा भी इस उनके संबंध में ट्वीट किया गया था। और एक तरफ कुछ जो पैसों के भूखे लोग थे वो सड़कों पर उतरे हुए काम कर रहे थे। चलो फिर भी कोई बात नहीं, लागू तो हो गया। जैसे भी स्थिति है पब्लिक के लिए तो ठीक है। अब देखते हैं आगे। सरकार से रियायत या भू आवंटन में छूट नहीं लेने वाले निजी अस्पतालों को भी इस दायरे से बाहर रखा गया है। जिन लोगों ने गवर्नमेंट से छूट नहीं ली है उनको भी इससे बाहर करा गया है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल्स, पीपीपी मोड के हॉस्पिटल, निःशुल्क और अनुदानित दरों पर भू आवंटन वाले अस्पताल, ट्रस्ट द्वारा संचालित रियायती आदि सभी अस्पतालों पर इसको लागू किया गया है। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर संचालित सभी अस्पतालों का कोटा मॉडल के अनुसार नियमितीकरण पर विचार किया जाएगा। तो एक कोटा मॉडल भी अपन को ध्यान रखना है, इसके हिसाब से नियमितीकरण पर विचार चल रहा है। अब एक स्कीम और है, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। इसकी वय सीमा जो है वर्तमान बजट में बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई है। ये अपन को थोड़ा ध्यान रखना है। आगे देख, स्वास्थ्य क्षेत्र पर बजट 22,000 करोड़ रुपए है, जो जीडीपी का 7.4% है। और करीब 90% जनसंख्या स्वास्थ्य बीमा के दायरे में राजस्थान में आती है। तो अपन को ध्यान रखना है, स्वास्थ्य क्षेत्र का बजट 22,000 करोड़ है
टोटल जीडीपी का कितना है 7.4%, और इसमें 90% जनसंख्या को कवरेज दिया गया है। अब कोटा मॉडल जो था उसके तहत उन अस्पतालों के भवनों को नियमों में शिथिलता प्रदान कर नियमित करने पर विचार किया जाएगा जो आवासीय परिसर में संचालित है, उनको इसके अंतर्गत नियमित करने का प्रयास किया जाएगा। आंदोलन के दौरान दर्ज पुलिस और अन्य केस वापस लिए जाएंगे और निजी अस्पतालों को लाइसेंस और अन्य स्वीकृतियां जारी करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम पर विचार किया जाएगा। ये जो राइट टू हेल्थ के विरोध में उतरे थे उनके खिलाफ जो केस थे उनको वापस लिया जाएगा, ऐसी भी गवर्नमेंट की मंशा रही है। निजी अस्पतालों को फायर एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रत्येक 5 साल में देने के बिंदु पर विचार किया जाएगा। फायर एनओसी प्रत्येक 5 साल में देने पर विचार किया जाएगा। भविष्य में स्वास्थ्य के अधिकार कानून से संबंधित नियमों में बदलाव आईएमए प्रतिनिधियों से चर्चा कर किया जाएगा। अगर भविष्य में कोई भी चेंज किया जाता है तो आईएमए से प्रतिनिधि जो है उनके साथ चर्चा करके इस पर विचार किया जाएगा। बजट 2023-24 में प्रतापगढ़, राजसमंद और जालौर में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की गई थी, तो इसका भी ध्यान रखना है, करंट में इसको पूछा जा सकता है। प्रतापगढ़, राजसमंद और जालौर। हाल ही में मुख्यमंत्री ने प्रतापगढ़, राजसमंद, जालौर में मेडिकल कॉलेज ने के प्रस्ताव को अनुमोदन दिया। अब प्रदेश के सभी 33 जिलों में राजकीय मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे, तो सभी जिलों के अंतर्गत एक एक मेडिकल कॉलेज हो जाएगा इस बजट के होने के बाद। अब देखते हैं शिक्षा का अधिकार। हाल ही में बजट घोषणा 2023-24 के तहत मुख्यमंत्री ने शिक्षा के अधिकार के तहत अध्ययनरत छात्रों के फीस पुनर्भरण के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। जो भले ही प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं उनकी फीस पुनर्भरण के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है। इस पर 46,000 करोड़ मतलब 46 करोड़ का खर्च होगा। इस बजट में खर्च के लिए और छात्राओं के लिए कक्षा 9 से 12वीं की तक निजी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा जारी रखने का प्रावधान किया गया है। छात्रों के लिए 9वीं से 12वीं के लिए जो भी फीस उनकी लगेगी उसका पुनर्भरण गवर्नमेंट करेगी। तो इस पर टोटल जो खर्च आएगा गवर्नमेंट को 46 करोड़ रुपए का आएगा। इसमें आरटीई के तहत निजी विद्यालयों में 1 से 12वीं तक के छात्रों को भी निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। अब आरटी में जहाँ पहले 1 से 8वीं तक मिलता था निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान, अब वो 12वीं तक कर दिया गया नए बजट के अनुसार। इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना, इस नाम से इस स्कीम को जाना जाएगा। तो ये अपन को इस स्कीम का नाम ध्यान रखना है, इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना। कक्षा 9 से 12वीं के छात्रों को लिए आरटीआई के तहत निःशुल्क शिक्षा इसके तहत दी जाएगी छात्राओं के लिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ये 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। इसको अधिनियमित 4 अगस्त 2009 को किया गया था। तो 1 अप्रैल 2010 इसको अपन को ध्यान में रखना है। इसमें क्या प्रावधान है, तो आरटीई अधिनियम के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया था। इसकी धारा जो है आरटीई 2009 की धारा 12(1)(c) के तहत गैर अल्पसंख्यक निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूल या आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित बच्चों हैं तो प्रवेश स्तर ग्रेड में न्यूनतम 25% सीट सुरक्षित की गई है। ये अपन को ध्यान रखना है। पहले आरटी के तहत 25% सीटें मिलती थी, अभी भी 25% ही मिलेगी। जहाँ पहले 1 से 8वीं तक मिलती थी अब वो 1 से 12वीं तक मिलेगी। सिटी ट्रांसपोर्ट प्रदेश में जयपुर, जोधपुर, अजमेर और कोटा में बजट घोषणा 2023-24 के अनुरूप 500 नई बसें संचालित करने के लिए 132.24 करोड़ के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। प्रस्ताव के तहत बसों के लिए राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि से राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। जयपुर में जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड के लिए 300 नई बसों सहित कुल 500 बसें संचालित होगी। बाकी 200 नई बसें जोधपुर, अजमेर और कोटा में संचालित की जाएगी। 500 में से 300 तो जयपुर के लिए होगी, बाकी 200 कोटा, अजमेर और जोधपुर के लिए होगी। बजट 2023-24 में जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा सहित अन्य शहरी क्षेत्रों के लिए राजस्थान सिटी ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का गठन किया गया है। ये भी अपन को ध्यान में रखना है, राजस्थान सिटी ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का गठन जो है वो किया गया है बजट 2023। अगला है राजस्थान बीज उत्पादन और वितरण मिशन। मुख्यमंत्री ने राजस्थान बीज उत्पादन वितरण मिशन के तहत प्रदर्शनी लगाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। राज्य बजट 2023-24 के अनुसार राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में 0.2 हेक्टेयर भूमि में बहुवर्षीय चारा फसल जिसको हाइब्रिड नेपियर घास जो है उसकी प्रदर्शनी लगाई जाएगी, ऐसा प्रावधान किया गया है। इसके लिए प्रगतिशील किसानों, विभाग के फार्म, कृषि प्रशिक्षण केंद्र एवं प्रमुख गौशालाओं में घास भूमि लगाई जाएगी। ये अपन को ध्यान रखनी है 0.2 हेक्टेयर क्षेत्र में। कृषक कल्याण कोष इसके लिए 23 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे इस स्कीम के लिए। तो कल्याण कोष से हाइब्रिड नेपियर घास
ये बहुवर्षीय चारागाह है और हर प्रकार की जलवायु और मिट्टी में इसको उगाया जा सकता है। तो इसका प्रश्न ज़्यादा पूछने की संभावना है कि हाइब्रिड नेपियर घास इसके संबंध में असत्य कथन पूछा जा सकता है। तो अपन को ध्यान रखना है कि राजस्थान बीज उत्पादन और वितरण मिशन के तहत इसको लिया गया है और इस पर 23 करोड़ का व्यय किया जाएगा। W20 समूह की बैठक, W20 मतलब विमेन 20 बैठक। हाल ही में महिला G20 अंतर्राष्ट्रीय बैठक 13 से 14 अप्रैल 2023 को जयपुर में आयोजित की गई थी, जिसमें 18 G20 देशों के 120 महिला नेताओं ने भाग लिया था। इसमें 5 प्राथमिकता महिला उद्यमिता, जमीनी स्तर पर महिला नेतृत्व, लैंगिक डिजिटल डिवाइड को कम करना, शिक्षा और कौशल विकास और जलवायु परिवर्तन आदि क्षेत्रों को इसके अंदर शामिल किए गए थे। इन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई थी। W20 के बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना 2015 में एक आधिकारिक G20 समूह के रूप में स्थापित किया गया था इसको। इसका उद्देश्य जो है महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के अधिकारों की वकालत और उनके लिए अपनी राय रखने के लिए एक समान मंच का सृजन करना था। तो ये अपन को ध्यान रखना है। G20 समूह इसका जो गठन है वो 26 सितंबर 1999 को किया गया था। इसके सदस्यों के बारे में अपन देखते हैं कि कौन-कौन से देश इसके सदस्य हैं। इसके सदस्य हैं भारत, चीन, फ्रांस, यूके, ब्राज़ील, रूस, तुर्की, कनाडा, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, अर्जेंटीना, मेक्सिको, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और ईयू इसके सदस्य देश हैं। इसके महत्व की अपन बात करें तो विश्व की जो 60% आबादी है वो G20 के अंदर रहती है और जीडीपी का 80% इसके पास उपलब्ध है और व्यापार का 75% भी G20 समूह के अंतर्गत आता है। कितना बड़ा महत्वशील मंच है ये, इसमें विश्व की टोटल आबादी का 60%, जीडीपी का 80% और व्यापार का 75% हिस्सा आता है। अब राजस्थान में G20 का प्रमुख जो आयोजन है उसके लिए अपन देखते हैं G20 शेरपा समिट। ये 4 से 7 दिसंबर 2022 को उदयपुर के अंदर हुई थी। ये अपन को ध्यान रखना है। G20 एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप्स कमेटी ये 2 से 4 फरवरी 2023 को जोधपुर में हुई थी। तो इनका भी अपन को ध्यान रखना है। शेरपा समिट तो उदयपुर में और एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप कमेटी ये जोधपुर में हुई थी। सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप बैठक द्वितीय के बारे में अपन देखते हैं। इसका आयोजन 21 से 23 मार्च, प्रथम बैठक 2 से 3 फरवरी 2023 गुवाहाटी असम के अंदर हुई थी। ये जो है उदयपुर के अंदर इसको आयोजित किया गया था और इसका उद्देश्य जो है वैश्विक विश्व स्थिरता और सुनिश्चित करने में मदद हेतु स्थायी वित्त जुटाने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया था। 18वां जो सम्मेलन है 9 से 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। ये अपन को ध्यान रखना है। अब हाल ही में कुछ विधेयकों को राजस्थान सरकार के द्वारा स्वीकृति दी गई है, उनके बारे में अपन थोड़ा जानकारी कर लेते हैं। 12 अप्रैल 2023 को राज्यपाल महोदय ने राजस्थान विधानसभा में पारित कई विधेयकों को स्वीकृति प्रदान की है। 21 मार्च 2023 को पारित राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2023 को केंद्रीय अधिनियम के प्रावधानों से संबंधित होने के कारण राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजा गया है, क्योंकि केंद्रीय अधिनियम से संबंधित इसके अंतर्गत कुछ प्रोविजन जोड़े गए थे, तो केंद्र से टकराव नहीं हो जाए इसलिए इसको केंद्र के पास, राष्ट्रपति के पास भेजा गया है। अब कौन से विधेयकों को स्वीकृति मिली वो देखते हैं। राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार RTS राइट टू हेल्थ विधेयक 2022 ये पारित किया गया है 21 मार्च 2023 को, तो ये अपन को ध्यान रखना है। दूसरा था राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक 2023 20 मार्च 2023 को इसको पारित किया गया था। तीसरा है बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक 2023 ये 20 मार्च 2023 को पारित किया गया। और चौथा है राजस्थान MSME संशोधन विधेयक 2023 ये 20 मार्च 2023 को इसको पारित किया गया है। तो ये अपन को विधेयकों के बारे में 4 जो विधेयक थे मुख्य रूप से इनके बारे में ध्यान रखना है। संवैधानिक प्रावधान क्या है विधेयकों के लिए ये देखते हैं। अनुच्छेद 200 के तहत विधेयकों को अनुमति देने का कार्य किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है अथवा राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है। अनुच्छेद 200 के अंतर्गत ये प्रावधान दिया गया है। अब 201 के अंदर क्या है, विचार के लिए आरक्षित विधेयक इसके अंतर्गत आते हैं। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक पर राष्ट्रपति या तो सहमति देता है या सहमति रोकता है जहां विधेयक का धन विधेयक ना हो। राष्ट्रपति को निर्देश दे सकता है कि राज्यपाल विधेयक को संदेश के साथ लौटाएगा और सदन 6 माह में पुनर्विचार कर वापस इसको दे सकता है। ऐसा इसके अंतर्गत प्रोविजन होता है 201 के तहत। अब आगे चलते हैं। राजस्व आसूचना आर्थिक अपराध निदेशालय, राजस्व आसूचना आर्थिक अपराध निदेशालय बजट 2019-20 2009-10 में इसकी घोषित किया गया था। राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय एवं 2022-23 में घोषित जो है
आर्थिक अपराध निदेशालय उसका विलय भी इसके अंतर्गत कर लिया गया है। वर्ष 2019 की तुलना में राजस्थान में जो अपराध है उसमें 5% की कमी आई है, अपन को ध्यान रखनी है। 2019 की तुलना में राजस्थान में अपराधों में 5% की कमी आई, ये ध्यान रखेंगे। अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी कर लेते हैं। हाल में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय की संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसका नोडल एवं प्रशासनिक विभाग होगा और वित्त विभाग राजस्व होगा। इसके कार्यों के बारे में अपन देखते हैं कि आर्थिक अपराधों के नियंत्रण, अनुसंधान, जांच और अभियोजन करना इसका कार्य होगा। इसके अलावा अन्य कार्य भी है। राज्य में राजस्व रिसाव की विभिन्न स्रोतों से सूचना प्राप्त कर उनका विश्लेषण और अन्वेषण किया जाएगा। राजस्व के समस्त स्रोतों पर निगरानी रखने और कर अपवंचना को रोकने संबंधी कार्य भी किए जाएंगे। भूमि पर अवैध कब्जे, रियल एस्टेट में धोखाधड़ी, बीमा, बैंक और जमा में धोखाधड़ी, झूठा दिवालियापन, फर्जी कंपनी का गठन, साख समितियों में धोखाधड़ी आदि पर शिकंजा कसने का कार्य करेगा। तो ये अपन को ध्यान रखना है। राजस्व सूचना एवं अपराध निदेशालय इसको संयुक्त कर दिया गया है। अगला जो टॉपिक है हमारे पास, जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह, ये राजस्थान की नए चीफ जस्टिस है। हाल में सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के वरिष्ठतम जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह को राजस्थान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया है। वर्तमान में जस्टिस MS श्रीवास्तव एक्टिंग चीफ जस्टिस के तौर पर राजस्थान हाई कोर्ट में कार्यभार संभाल रहे थे। अब उनके स्थान पर जॉर्ज मसीह को मिल गया है। उच्च न्यायालय के बारे में अपन देखते हैं तो भारतीय संविधान की भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 214 से 231 के अंतर्गत के प्रोविजन देखे जाते हैं। अब इसकी नियुक्ति के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए वो देख लेते हैं। वो भारत का नागरिक हो, न्यायिक कार्य में 10 वर्ष का अनुभव हो या 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, वो हाई कोर्ट का जज बन सकता है। अब नियुक्ति की कौन करता है ये देखते हैं। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद की जाती है। और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श लिया जाता है। चीफ जस्टिस के संबंध में तो राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श किया जाता है। और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श किया जाता है। संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ दिया गया है। और भारत में राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 50 न्यायाधीशों का प्रावधान भारत के राजस्थान के हाई कोर्ट के अंतर्गत किया गया है। ये अपन को ध्यान रखना है। वेतन भत्तों की बात करें तो उच्च न्यायालय की न्यायाधीश का वेतन भत्ते, सुविधाएं, अवकाश और पेंशन को समय समय पर संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसकी नियुक्ति के बाद सिवाय वित्तीय आपातकाल के उनमें कोई भी कमी नहीं की जा सकती। अनुच्छेद 360 के अंतर्गत ये प्रोविजन जोड़ा गया है। वित्तीय आपातकाल की स्थिति में ऐसा किया जा सकता है, कम किए जा सकते हैं। अब तक वित्तीय आपातकाल कभी लगा नहीं है, ये भी अपन को ध्यान रखना है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन राज्य की संचित निधि पर भारित होता है, जबकि पेंशन जो है वो भारत की संचित निधि पर भारित होती है। तो ये दोनों फैक्ट अपन को ध्यान रखना है। वेतन तो राज्य की संचित निधि से मिलता है और पेंशन भारत की संचित निधि से मिलती है। राजस्थान हाई कोर्ट के बारे में जो देखते हैं, उसकी स्थापना 29 अगस्त 1949 को हुई थी। प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो कमलकांत वर्मा थे। प्रधान पीठ की बात करें तो जोधपुर में, खंडपीठ जयपुर के अंदर है। स्वीकृत पद 50 राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए गए, ये अपन को ध्यान रखना है। अब आगे देखते हैं टैक्स मित्र। टैक्स मित्र अभी बजट के अंतर्गत घोषित किए गए। हाल ही में राजस्थान सरकार ने संपूर्ण राज्य में 2000 टैक्स मित्र नियुक्त करने की घोषणा की है। इसके अलावा व्यापारियों को स्वकर जांच सुविधा उपलब्ध कराने तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ए टैक्स ऑफिसर सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म को विकसित करने की स्वीकृति भी दी गई है। अब टैक्स मित्र के बारे में बजट में घोषणा क्या है, ये 2023-24 में की गई है। इसका क्या लाभ होगा तो वस्तु एवं सेवा कर GST, मूल्यवर्धन कर वेट की आवेदन प्रक्रिया में सुगमता हो जाएगी, इसलिए इसको किया गया है। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है, वाणिज्य में स्नातक, उसको प्राथमिकता मिलेगी। CA CS सहित अनुभवी आवेदक होंगे, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। योग्यता जो है 21 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए रखी गई है। और ये अपेक्षित योग्यताओं वाले व्यक्तियों को टैक्स मित्र सरकार के द्वारा बनाया जाएगा और 2000 टैक्स मित्र नियुक्त किए जाएंगे, ऐसा प्रावधान इसके अंतर्गत जोड़ा गया। अगला टॉपिक है डेजर्ट नेशनल पार्क, राष्ट्रीय मरुद्यान। ये जैसलमेर बाड़मेर के अंदर स्थित है, ये अपन को ध्यान रखना है। हाल ही में राजस्थान का डेजर्ट नेशनल पार्क यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल कराने के प्रस्ताव को लेकर चर्चा की गई है। यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध विभिन्न सांस्कृतिक और भौतिक महत्व के स्थलों को विश्व धरोहर स्थल कहा जाता है और भारत में इनकी संख्या 40 अपन पहले पढ़ चुके हैं। राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जंतर मंतर, 6 पहाड़ी किले और जयपुर का परकोटा ये उसके अंतर्गत शामिल है। केवलादेव 1985 में, जंतर मंतर 2010 में, 6 दुर्ग 2013 में और जयपुर का परकोटा 2019 के अंतर्गत इसके अंतर्गत शामिल किया गया था, ये अपन देखेंगे। नेशनल डेजर्ट पार्क
या मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना 1980 के अंदर की गई थी। जैसलमेर बाड़मेर जिले में विस्तृत है। इसका जो टोटल क्षेत्रफल है वो 3162 वर्ग किलोमीटर, जिसमें 1900 वर्ग किलोमीटर तो जैसलमेर में आता है, 1262 वर्ग किलोमीटर बाड़मेर के अंदर आता है। अब डेजर्ट नेशनल पार्क की क्या खासियत है? तो राजस्थान के राज्य पक्षी जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसको गोडाउन कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम आर्डियोटिस नाइग्रिसेप्स है। उसकी शरण स्थली इसको माना गया है। यहाँ से जुरासिक काल के जीवाश्म के अवशेष भी मिले, ये अपन को ध्यान रखना है। ये क्षेत्र देश के अत्यंत निम्न वर्षा वाले क्षेत्र, जहां पर 100 mm से भी कम बारिश होती है। अत्यधिक गर्म और शुष्क क्षेत्र इस एरिया के अंतर्गत आता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को गांधीनगर गुजरात में प्रवासी पक्षियों पर आयोजित COP 13 2020 में हुआ था। उसमें संरक्षित प्रजातियों की विश्व सूची के अंतर्गत इसको जोड़ा गया था। तो वर्तमान में संरक्षित प्रजातियों के अंतर्गत ग्रेट इंडियन बस्टर्ड शामिल है। और गांधीनगर गुजरात के अंदर COP 13 जो आयोजित किया गया था 2020 में, ये भी अपन को ध्यान रखना है। अब प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान के अंदर चालू किया गया है। ये इसका शुभारंभ जो है 5 जून 2013 को हुआ था। IUCN की जो श्रेणी है उसके अंतर्गत ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को गंभीर रूप से लुप्तप्राय यानी CR की श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने भारत सरकार को नवीन प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड शुरू करने का निर्देश दिया था। तो ये अभी चल रहा है, तो ये अपन ध्यान रखेंगे। इस प्रकार आज की जो हमारी कक्षा थी वो समाप्त होती है। और आपकी आज की इस कक्षा से आपको बहुत सारे नए नए फैक्ट्स और चीज़ें जानकारी मिलेंगी। आप इस क्लास को अवश्य देखें और अपने मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि अधिकतर व्यक्तियों को इसका फ़ायदा मिल सके। आज की कक्षा के लिए आप सभी को धन्यवाद।